नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनीनामा का आज का एपिसोड कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, कर्ज के संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर अच्छी बुरी दोनों तरह की खबरें आई हैं। अच्छी खबर 26 जून को आई थी और वो ये थी कि इस कंपनी के फिर से उड़ान भरने की उम्मीद बढ़ गई और वो ये इसलिए क्योंकि दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही इस एयरलाइन को कर्ज देने वाले बैंकों के समूह यानी सीओसी ने अंतरिम राहत के रूप में करीब 425 करोड़ रुपए की पूंजी देने की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। हालांकि सीओसी की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि 425 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत के लिए बैंकों के बोर्ड और नियामक यानी डीजीसीए से भी मंजूरी लेनी होगी। गो फर्स्ट के सीओसी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉयचे बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे बैंक शामिल हैं। बैंकों का इस कंपनी पर कुल 6,521 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। 26 जून को जब यह खबर आई तो बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 1.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ। खराब खबर 28 जून को आई और वो ये थी कि एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी से कंपनी के बारे में मजबूत प्लान सौंपने के लिए कहा है ताकि वो उस प्लान को अपने बोर्ड के सामने रख सकें। यानी कि गो फर्स्ट के दोबारा उड़ान भरने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। 30 जून को खबर आई कि गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बैंकों की समिति यानी सीओसी की ओर से मंजूर रिवाइवल प्लान को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को सौंप भी दिया है। डीजीसीए को सौंपे गए रिवाइवल प्लान के मुताबिक गो फर्स्ट ने 22 विमानों के साथ जल्द से जल्द उड़ानों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं डीजीसीए गो फर्स्ट के रिवाइवल प्लान से संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगा। साथ ही गो फर्स्ट को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति देने से पहले उसकी परिचालन तैयारियों का ऑडिट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी ने अपनी उड़ानों को 6 जुलाई तक रद्द कर दिया है और यह 12वीं बार है जब कंपनी ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। दूसरी खबर, वेदांता फॉक्सकॉन जेवी ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए दोबारा आवेदन दिया है। इस आवेदन के जरिए कंपनी ने इस प्लांट के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय रियायतों यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए मांग की है। नए आवेदन के मुताबिक दोनों कंपनियों ने सरकार से 40 नैनोमीटर चिप कैटेगरी के लिए रियायतें मांगी हैं, जबकि पहली अर्जी में 28 नैनोमीटर चिप कैटेगरी के लिए रियायतें दिए जाने का प्रस्ताव था। आपको बता दें कि इन दोनों कंपनियों ने पहले गुजरात के धोलेरा में प्लांट लगाने की घोषणा की थी, पर इस प्लांट के लिए कोई टेक्निकल पार्टनर ना मिलने के कारण यह अर्जी खारिज हो गई थी। इस अर्जी के मुताबिक इस प्लांट में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होना था और 2027 से इस प्लांट से आय शुरू होने का अनुमान था। 28 जून को वेदांता का शेयर मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल 26 जून को दो खबरों के चलते फोकस में रही। पहली खबर यह है कि आरआईएल की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी रिलायंस जियो की करीब 1.6 अरब डॉलर का लोन उठाने के लिए कई बैंकों से बातचीत चल रही है। लोन की रकम का इस्तेमाल नोकिया से उपकरण खरीदने पर किया जाएगा। इस लोन के लिए कंपनी की सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन चेस के साथ बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि इस लोन की अवधि 15 साल हो सकती है। हालांकि ये डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, इसलिए बैंकों की सूची और लोन की शर्तों में बदलाव हो सकता है। दूसरी खबर यह है कि आरआईएल ने कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग कारोबार में एंट्री ले ली है। रिलायंस डिजिटल के चुनिंदा आउटलेट्स पर जियो ब्रांड के तहत इस कारोबार में एंट्री ली गई है। माना जा रहा है कि इस साल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लॉन्च से पहले कंपनी कंज्यूमर फाइनेंसिंग कारोबार की टेस्टिंग कर रही है। 26 जून को आरआईएल 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, कर्ज संकट और नकदी की दिक्कत से जूझ रही देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होता नजर आ रहा है। वोडाफोन आइडिया को टावर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी इंडस टावर्स ने कहा है कि वोडाफोन की तरफ से हाल के दिनों में मासिक किराए का पूरा भुगतान किया जा रहा है। हालांकि पिछला बकाया अभी बाकी है और पिछला बकाया चुकाने के लिए कंपनी को पूंजी जुटाने की जरूरत होगी। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया अब 5G सेवा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी 5G रोल आउट स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने के लिए नेटवर्क वेंडर्स के साथ एडवांस स्टेजेस में बातचीत कर रही है। 26 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 27 जून को खबर आई कि इस कंपनी की 3 से 4 प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ 20,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। यह जानकारी आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी के बड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बताई गई है। हालांकि कोई समय सीमा पर बातचीत नहीं हुई है, पर डीओटी के एक बड़े अधिकारी ने वोडा आइडिया के टर्नअराउंड की उम्मीद जताई है। 27 जून को वोडा आइडिया का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। 30 जून को खबर आई कि चीन की टेलीकॉम कंपनी ZTE को भारत में वोडाफोन आइडिया के लिए टेलीकॉम उपकरण सप्लाई करने के लिए सरकार का सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS से ये क्लियरेंस मिला है। क्लियरेंस मिलने के बाद ZTE अब वोडाफोन आइडिया को 200 करोड़ रुपए के टेलीकॉम उपकरणों की सप्लाई कर सकेगी। वोडाफोन आइडिया इन उपकरणों का इस्तेमाल
नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए करेगी। 30 जून को वोडाफोन आइडिया का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। पांचवी खबर, आईसीआईसीआई बैंक की ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। 29 जून को हुई बैठक में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बोर्ड ने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये डीलिस्टिंग कैश पे आउट के जरिए नहीं बल्कि शेयर स्वैप के जरिए होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के पास इस कंपनी की करीब 75% हिस्सेदारी है और डीलिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बैंक की 100% हिस्सेदारी वाली सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को अपने शेयरों के बदले आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को अपने 100 शेयरों के बदले में आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। डिलिस्टिंग या आईसीआईसीआई बैंक की ओर से अधिग्रहण की इस प्रक्रिया को पूरी करने में 12 से 15 महीने का समय लगेगा। 30 जून को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, एचडीएफसी बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को लेकर मंगलवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया और यह अपडेट मर्जर की तारीख को लेकर है। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि दोनों कंपनियों का मर्जर 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा, यानी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इस मर्जर को मंजूरी देने के लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की बोर्ड की 30 जून को बाजार बंद होने के बाद बैठक होगी। दरअसल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को सारी नियामक मंजूरियां मिल चुकी है। दीपक पारेख ने यह भी कहा कि दोनों कंपनियों की बोर्ड की अलग अलग बैठक होगी और एचडीएफसी लिमिटेड की आखिरी बोर्ड बैठक होगी। एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री ने कहा कि 13 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्टिंग हो जाएगी और शेयर एचडीएफसी बैंक के टिकर के तहत कारोबार करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में इन दोनों कंपनियों के मर्जर की घोषणा हुई थी और मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के पास करीब 18 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स होंगे। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में 100% हिस्सा पब्लिक के पास होगा और एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों के पास बैंक की 41% हिस्सेदारी होगी। एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को हर 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। 27 जून को एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों में करीब 1.5% की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई थी। सातवीं खबर, एक समय अनिल अंबानी समूह में सबसे मूल्यवान समझे जाने वाली कंपनी रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी आईआईएचएल के रेजोल्यूशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईआईएचएल के प्रस्ताव के पक्ष में 99.6% वोट पड़े। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लिए कर्ज समाधान के लिए लेंडर्स की ओर से 26 अप्रैल को करवाए गए नीलामी के दूसरे राउंड में आईआईएचएल ने 9,661 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। हालांकि इस राउंड में आईआईएचएल बोली लगाने वाली इकलौती कंपनी थी और इस बोली की रकम रिलायंस कैपिटल की 13,000 करोड़ रुपए की लिक्विडेशन वैल्यू से काफी कम है। इस कंपनी के पास रखी 500 करोड़ रुपए की नकदी को मिलाकर लेंडर्स को करीब 10,200 करोड़ रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है, जबकि इस कंपनी पर 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इस तरह कंपनी के लेंडर्स की करीब 65% रकम की रिकवरी होगी। इस कंपनी के इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर की हिंदुजा ग्रुप के इस प्रस्ताव को अगले हफ्ते एनसीएलटी की मुंबई बेंच के सामने रखने की योजना है। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा, क्योंकि नीलामी के पहले राउंड में 8,640 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले टॉरेंट ग्रुप ने दूसरे राउंड के खिलाफ आपत्ति जाहिर की थी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स को दूसरा राउंड करवाने की मंजूरी तो दे दी थी, पर इस केस में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है, जिस पर अगस्त में अगली सुनवाई होगी और दूसरे राउंड की बोली का नतीजा भी इसी फैसले के अधीन ही होगा। 30 जून को रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपनी एंटरप्राइज बिजनेस डिवीजन एयरटेल बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। दरअसल एयरटेल बिजनेस के सीईओ अजय चितकारा ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि कंपनी के साथ 23 साल से थे। ये इस्तीफा 20 अगस्त से लागू होगा और इस इस्तीफे के बाद ही भारती एयरटेल ने एयरटेल बिजनेस की लीडरशिप टीम में बड़े बदलाव किए हैं। इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत एयरटेल बिजनेस को 3 बिजनेस और चैनल सेगमेंट्स में बांटा जाएगा और हर सेगमेंट का अपना खुद का यानी एक अलग हेड होगा। इन 3 सेगमेंट्स में ग्लोबल बिजनेस, घरेलू बिजनेस और नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर शामिल होंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल बिजनेस का नेतृत्व वानी वेंकटेश, घरेलू बिजनेस का गणेश लक्ष्मी नारायण और नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स का नेतृत्व आशीष अरोड़ा करेंगे। सीईओ के इस्तीफे को मॉर्गन स्टैनली ने बड़ा कदम बताया है, पर यह भी कहा कि उनकी जगह लेने के लिए लीडरशिप टीम मौजूद है। यही कारण है कि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ शेयर पर 870 रुपए का लक्ष्य दिया है। 27 जून को जब यह खबर आई तो भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पेंशन फंड्स की 20% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। यह हिस्सेदारी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स या एसबीआई कैप से खरीदी जाएगी। बैंक की एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड यानी ईसीसीबी से इस डील के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि देश में कुल 10 पेंशन फंड मैनेजर काम कर रहे हैं और एसबीआई पेंशन फंड सबसे बड़ा पेंशन फंड मैनेजर है। 31 मई 2023 तक एसबीआई पेंशन फंड के करीब 3,59,000 करोड़ रुपए के
एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM थे और इस कंपनी का करीब 37% का मार्केट शेयर है। 28 जून को जब यह खबर आई, SBI का शेयर 2.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। 10वीं खबर, महारत्न सरकारी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी BPCL के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। 28 जून को हुई बैठक में बोर्ड ने 18,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस रकम का इस्तेमाल एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े उद्देश्य हासिल करने पर किया जाएगा। हालांकि इस राइट्स इशू से जुड़े बाकी डिटेल्स की जानकारी पर फैसला नहीं हुआ है और बाद में साझा की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस कंपनी में 9,000 करोड़ रुपए की रकम का निवेश कर सकती है। दरअसल इस साल के बजट में सरकार ने तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियों में कुल 30,000 करोड़ रुपए का निवेश योजना बनाई थी ताकि ये तीनों कंपनियां एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े उद्देश्य को हासिल कर सकें। हालांकि इस राइट्स इशू के जरिए निवेश से सरकार की इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्च अंत तक सरकार का इस कंपनी में करीब 53% हिस्सा है और इसे बरकरार रखने के लिए सरकार को 18,000 करोड़ रुपए की कुल राशि में से आधी रकम का निवेश तो करना ही होगा। 30 जून को BPCL का शेयर हल्की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर से रिकवरी लेकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, भारत, श्रीलंका और मालदीव्स में KFC, पिज्जा हट और टैको बेल के 400 से ज्यादा रेस्टोरेंट ऑपरेट करने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया के शेयर में मंगलवार 27 जून को शुरुआती कारोबार में 30,30,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी। इस ब्लॉक डील के जरिए सफायर फूड्स के विदेशी निवेशक WWD रूबी ने अपनी पूरी करीब 4.25% हिस्सेदारी बेच दी है। NSE की ओर से जारी ब्लॉक डील के आंकड़ों बताते हैं कि 1377 रुपए 10 पैसे के भाव पर हुए सौदे से WWD रूबी को 417 करोड़ रुपए की रकम मिली है। इससे पहले दिसंबर 2020 में भी WWD रूबी ने कंपनी में अपनी करीब 4.5% हिस्सेदारी बेची थी। इस ब्लॉक डील के जरिए कुल 14 FIIs और DIs ने हिस्सा खरीदा है, जिनमें फिडेलिटी इंटरनेशनल, वैनगार्ड, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और कोटक AMC के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत सितंबर 2015 में इंडिया और श्रीलंका में KFC और पिज्जा हट के करीब 250 स्टोर्स के अधिग्रहण से हुई थी। 27 जून को सफायर फूड्स के शेयर में करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिली थी। 12वीं खबर, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी एक्सिस के टेक्नोलॉजीज ने 210 करोड़ रुपए के कर्ज की रीफाइनेंसिंग की घोषणा की है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस कर्ज की रीफाइनेंसिंग से कंपनी के ब्याज लागत या ब्याज खर्च में सालाना करीब 4% की कमी होगी। आपको बता दें कि एक्सिस गेट्स ने दिसंबर 2022 में मिस्ट्रल नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए यह कर्ज उठाया गया था। मिस्ट्रल के पास सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसे कारोबार का अनुभव है। इस अधिग्रहण की शुरुआत 2017 में की गई थी और इसे कुल 4 चरणों में पूरा किया गया था, जिसकी वैल्यू 296 करोड़ रुपए की थी। 27 जून को एक्सिस के टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5% के ऊपरी सर्किट पर कारोबारी सत्र की शुरुआत हुई। शेयर 475 रुपए 75 पैसे पर खुला और क्लोजिंग भी 5% के ऊपरी सर्किट पर ही हुई, जो कि शेयर का अब तक का उच्चतम स्तर है। ये लगातार तीसरा दिन था जब शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ। 13वीं खबर, पेन रिलीफ से जुड़े उत्पाद बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अमृतांजन हेल्थकेयर के बोर्ड ने बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 29 जून को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के करीब 3.25 लाख शेयरों के बायबैक को मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर कंपनी के 1.1% हिस्से के शेयरों का बायबैक होगा, जो कि 900 रुपए प्रति शेयर के भाव पर किया जाएगा। यानी कि बायबैक का प्राइस 28 जून की क्लोजिंग से 35% प्रीमियम पर है। आपको बता दें कि इस बायबैक पर कंपनी कुल 28 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च करेगी, जो कि टेंडर रूट के जरिए होगा। इस प्रक्रिया के लिए 13 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी कि जिन भी शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 13 जुलाई को कंपनी के शेयर होंगे, वो इस बायबैक में शेयर टेंडर करने के योग्य होंगे। बायबैक को मंजूरी की खबर से 30 जून को शेयर में 16% तक का उछाल देखने को मिला और शेयर 10% की बढ़त लेकर बंद हुआ। 14वीं खबर, टाटा ग्रुप की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस ने यूएस की कंपनी कलेरा को $10 करोड़ में खरीदने की घोषणा की है। इस डील में NYSE पर लिस्टेड कंपनी कलेरा का 31 मार्च 2023 तक का करीब $22.5 करोड़ का ग्रॉस और करीब $15 करोड़ का नेट कर्ज भी शामिल है। इस कर्ज का ज्यादातर हिस्सा कलेरा की ओर से पहले किए गए अधिग्रहण से जुड़ा है। एंटरप्राइज मैसेजिंग के कारोबार से जुड़ी यह कंपनी अपने ग्राहकों को मैसेजिंग, वीडियो, पुश नोटिफिकेशंस, ईमेल और वॉइस बेस्ड सर्विसेज एंड चैटबॉट्स के जरिए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज मुहैया करवाती है। टाटा कम्युनिकेशन की ओर से जारी स्टेटमेंट के अनुसार इस अधिग्रहण से कंपनी को मजबूत कैपेबिलिटीज और स्केल वाला इंडस्ट्री प्रूवन प्लेटफॉर्म हासिल होगा। इस अधिग्रहण की घोषणा के बाद मोतीलाल ओसवाल ने टाटा कम्युनिकेशन के शेयर पर 1550 रुपए के लक्ष्य के साथ न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि इस अधिग्रहण से कंपनी का नेट कर्ज 22% बढ़कर 6,800 करोड़ रुपए हो सकता है। 30 जून को टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि क्लोजिंग करीब 1% की मजबूती के साथ हुई, क्योंकि दिन के निचले स्तरों से शेयर में शानदार रिकवरी देखने को मिली।
15वीं खबर, एसी जनरेटर्स और मोटर्स बनाने वाली कंपनी टीडी पावर सिस्टम्स के शेयर में शुक्रवार को बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में एक्शन देखने को मिला। एक्सचेंजों पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी के कुल 3 करोड़ 76 लाख शेयरों का सौदा 221 रुपए के औसत भाव पर हुआ। ब्लॉक डील के जरिए हुए सौदे के मुताबिक कंपनी के 23.8% हिस्से की अदला बदली हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के प्रमोटर और शेयरधारकों की अपना करीब 24% हिस्सा बेचकर 800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। आपको बता दें कि फिलहाल टीडी पावर के प्रमोटर्स के पास 58.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो कि इस हिस्सा बिक्री के बाद घटकर 34.5% के आसपास होने की संभावना है। 30 जून को टीडी पावर सिस्टम्स के शेयर में 12% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला, जो कि 3 महीने में एक दिन का सबसे बड़ा जंप था। दिन के दौरान शेयर ने 249 रुपए 40 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। 16वीं खबर, माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयर में शुक्रवार को 1 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ, जो कि कंपनी की कुल 6.5% हिस्सेदारी के बराबर है। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1277 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में खरीदार और बिकवाल का पता तो नहीं चल पाया, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के प्रमोटर क्रेडिट एक्सेस इंडिया बीवी की ब्लॉक डील के जरिए करीब 5.25% हिस्सा बेचने की योजना थी, जिसे प्रमोटर्स की 1107 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की योजना थी। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के डच प्रमोटर क्रेडिट एक्सेस इंडिया बीवी के पास इस कंपनी की करीब 74% हिस्सेदारी थी। इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 1230 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। 30 जून को क्रेडिट एक्सेस के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग भी करीब 5.5% की कमजोरी के साथ हुई। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सीमेंट कारोबार से जुड़ी कंपनियों में से एक श्री सीमेंट पर टैक्स चोरी से जुड़े आरोप सामने आए हैं। दरअसल शनिवार 24 जून को मीडिया में ऐसी रिपोर्ट थी कि कंपनी ने 23,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। राजस्थान में कंपनी के ब्यावर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में स्थित दफ्तरों पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद इस टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला देश में हुई सबसे बड़ी टैक्स चोरियों में से एक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टैक्स चोरी के जरिए हर साल कंपनी से 1200 से 1400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है, जिससे राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व से जुड़ा बड़ा घाटा हुआ है। यही नहीं, कंपनी ने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो गलत थे और टैक्स अधिकारियों ने जांच के दौरान जाली दस्तावेज भी बरामद किए हैं। श्री सीमेंट ने इस मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों को सफाई जारी कर कहा कि जांच अभी जारी है और पूरा मैनेजमेंट इसके लिए मौजूद है, वह अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहा है। हालांकि मीडिया में जो बातें फैल रही हैं वो गलत हैं और कंपनी से जानकारी लिए बिना ही छाप दी गई हैं। 26 जून को श्री सीमेंट का शेयर 5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान 10% तक की गिरावट भी देखने को मिली थी। दूसरी खबर, लाइफ इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी देश की 2 दिग्गज निजी कंपनियों को इस हफ्ते डिमांड और शोकॉज नोटिस मिला है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को 942 करोड़ रुपए से ज्यादा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को 492 करोड़ रुपए का जीएसटी का डिमांड नोटिस और शोकॉज नोटिस मिला है। जीएसटी का भुगतान ना करने के चलते इन दोनों कंपनियों को डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई से ये नोटिस मिले हैं। दरअसल ये मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़ा है, जिस वजह से ये विवाद सामने आया है। इस नोटिस पर कंपनियों का कहना है कि कंपनी ने सेवाओं के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, पर डीजीजीआई का मानना है कि कंपनियां इन क्लेम्स के अयोग्य हैं। डीजीजीआई ने इस नोटिस के जरिए कंपनी से पूछा है कि उनसे टैक्स की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए। ये मामला जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2022 तक का है, जिस पर कंपनियों का कहना है कि आईटीसी से जुड़े मामले पूरी इंडस्ट्री के लिए विवाद का मुद्दा है। यही नहीं, इन दोनों कंपनियों ने यह भी कहा कि कंपनी इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और मामले का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाएंगी। हालांकि इस मामले में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 250 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 190 करोड़ रुपए की रकम डीजीजीआई के पास जमा कर चुकी हैं, पर विरोध के तहत। 26 जून को एचडीएफसी लाइफ का शेयर 0.5% और 27 जून को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का शेयर 3% चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप यानी आरएमजी के नए हेड की नियुक्ति की है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने भर्तियों के लिए नए प्रमुख को नियुक्त कर लिया है। कंपनी के पुराने हेड ईएस चक्रवर्ती के छुट्टी पर जाने के बाद शिव कुमार विश्वनाथन को नए आरएमजी हेड के तौर पर नियुक्त किया गया है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 44वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इस कंपनी में बड़े घोटाले का खुलासा किया गया है। कंपनी के बड़े अधिकारी पर आरोप लगा है कि वो नौकरी दिलाने के बदले स्टाफिंग कंपनियों से सालों से मोटा कमीशन ले रहे हैं और ये कमीशन की राशि 100 करोड़ रुपए तक बताई गई है। इन आरोपों के बाद कंपनी ने अपने आरएमजी डिवीजन से यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और भारत में कम से कम 15 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है और 8 स्टाफिंग कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 27 जून को जब ये खबर आई तो टीसीएस का शेयर 1/4% चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर, अदानी ग्रुप को लेकर इस हफ्ते कई अपडेट आए हैं। पहला ये कि अदानी ग्रुप की अगले 2 से 3 साल में
90,000 करोड़ रुपए के एबिडा यानी कामकाजी मुनाफे पर नजर है। इस ग्रुप की अपने पीबीटी यानी टैक्स से पहले मुनाफे में सालाना 20% ग्रोथ के जरिए कामकाजी मुनाफे को बढ़ाने की योजना है और ये हो पाएगा एयरपोर्ट्स, एनर्जी, सीमेंट, रिन्यूएबल्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पावर और ट्रांसमिशन समेत सभी कारोबार में मजबूत ग्रोथ से मिलने वाले सपोर्ट की बदौलत। आपको बता दें कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से ग्रुप के कुल कामकाजी मुनाफे का करीब 83% हिस्सा आता है, जिसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स के अलावा अदानी एंटरप्राइजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स शामिल हैं। दूसरा अपडेट यह है कि ग्रुप के डेटा सेंटर बिजनेस से जुड़ी जेवी कंपनी अदानी कोनेक्स ने विदेशी बैंकों समेत बैंकों के कंसोर्टियम से 21.3 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग के रूप में उठाई गई इस रकम का इस्तेमाल इस कंपनी के नोएडा और चेन्नई में आने वाले डेटा सेंटर्स को बनाने पर किया जाएगा। 26 जून को अदानी एंटरप्राइज का शेयर 3% उछला था। 28 जून को खबर आई कि अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयरों में हुए सौदे मार्केट रेगुलेटर सेबी के रडार पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अंबुजा सीमेंट से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी को इन तीनों कंपनियों के शेयरों में कुछ डीलिंग्स के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग का शक है। फिलहाल सेबी शेयरों की डीलिंग्स को लेकर जानकारी जुटा रहा है। साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इस्तेमाल किया। अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में ग्रुप चेयरमैन ने कहा कि कई लोगों ने ग्रुप को लेकर न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत धारणाएं गढ़ी हैं। 28 जून को ही अदानी एंटरप्राइजेस के 1.8 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जो कि कंपनी के 1.6% हिस्से के बराबर है। ये सौदा 2300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ है, जिससे इस ब्लॉक डील की वैल्यू 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। वहीं अदानी ग्रीन के शेयरों में एनएसई के आंकड़ों के अनुसार 4.8 करोड़ शेयरों या 3% हिस्से की ब्लॉक डील हुई। ये सौदा 930 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जिससे इस ब्लॉक डील की वैल्यू 4412 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में जीक्यूजी पार्टनर्स, आईएचसी और कुछ अन्य निवेशकों ने शेयर खरीदे हैं। जीक्यूजी पार्टनर्स ने करीब 1 अरब डॉलर का ग्रुप में निवेश किया है, जिसके बाद पूरे ग्रुप की मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है, जो इस महीने में पहली बार 23 जून को इस आंकड़े के नीचे फिसल गई थी। 28 जून को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में इंटरडे में 6% तक का उछाल देखने को मिला था और निफ्टी के 50 शेयरों की सूची में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था। वहीं इसके विपरीत अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 6% से ज्यादा की इंटरडे में गिरावट देखने को मिली थी। पांचवी खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने कुछ आपत्तियां जाहिर की हैं और इन्हीं आपत्तियों के मद्देनजर सीसीआई ने विलय को लेकर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विलय की वजह से सीसीआई को एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कम होने की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए ये नोटिस भेजा गया है। घरेलू एविएशन सेक्टर में फिलहाल 2 कंपनियों का दबदबा है। अधिकतर कारोबार इंडिगो के पास है और इसके अलावा एयर इंडिया से जुड़ी कंपनियों के पास ज्यादा कारोबार है। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स के बोर्ड ने 29 जून को इस कंपनी के मौजूदा सॉफ्टवेयर वेंडर 63 मून्स के साथ सॉफ्टवेयर करार को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये करार अगले 6 महीने यानी 2 तिमाही के लिए बढ़ाया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस करार के तहत कंपनी हर तिमाही 63 मून्स को 125 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जबकि मार्च तिमाही में इस कंपनी ने कुल 87 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसका मतलब यह हुआ कि एक तिमाही के खर्च में करीब 44% की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि एमसीएक्स का 63 मून्स के लॉन्ग टर्म सपोर्ट सर्विस अरेंजमेंट 30 सितंबर 2022 को खत्म हो गया था और उस समय एमसीएक्स ने टीसीएस को नए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर चुना था। इसके बावजूद 63 मून्स के साथ करार को 3 बार बढ़ाया जा चुका है। ब्रोकर हाउसेस ने इस कदम को शेयर के लिए छोटी अवधि के लिए नेगेटिव बताया है। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 1550 रुपए निर्धारित किया है। 30 जून को एमसीएक्स के शेयर ने 14% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 8.5% की कमजोरी के साथ हुई। पर इस घोषणा के बाद 63 मून्स के शेयर में 18% का उछाल देखने को मिला और शेयर ने दिन के दौरान 255 रुपए 90 पैसे का 52 वीक हाई भी छुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और पूरे हफ्ते में ये कंपनी सुर्खियों में रही। पहली खबर ये है कि कंपनी के वित्तीय नतीजों को लेकर लगातार हो रही देरी के बाद अब कंपनी ने अपडेट जारी कर कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के नतीजों को सितंबर 2023 में जारी किया जाएगा। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से ऑडिटर और 3 बड़े अधिकारियों के इस्तीफे के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी सरकार का कंपनी मामलों का मंत्रालय हरकत में आ गया है और बायजूस पर कार्रवाई को लेकर आकलन कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार
बायजूस से खातों की जानकारी मांग सकती है। बायजूस पर ऑडिटर की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करने पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में बायजूस का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से कंपनी को कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा बायजूस के दिग्गज निवेशक प्रोसेस ने कंपनी के वैल्यूएशन में भारी कटौती की है। प्रोसेस ने निवेशकों के सामने रखी अपनी एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट में बायजूस का वैल्यूएशन सिर्फ $5.1 अरब आंका है। इससे पहले बायजूस ने $22 अरब की वैल्यूएशन पर फंडिंग जुटाई थी। प्रोसेस से पहले बायजूस के एक और निवेशक ब्लैक रॉक ने भी उसके वैल्यूएशन को घटाया था। साथ ही बायजूस के मामले ने ऑडिटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA की खामियों को उजागर किया है। आमतौर पर बायजूस जैसे घटनाक्रम में NFRA को जांच का अधिकार होता है, लेकिन NFRA की जांच का दायरा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और दिग्गज सरकारी कंपनियों तक ही सीमित है। बायजूस जैसी प्राइवेट कंपनियां फिलहाल NFRA के दायरे में नहीं आती हैं। दूसरा अपडेट ये भी है कि कंपनी को लेकर लगातार आ रही खराब खबरों के बीच बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने टाउन हॉल मीटिंग के जरिए अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि कंपनी के हालात उतने खराब नहीं हैं जितने मीडिया में बताए जा रहे हैं। दूसरी खबर, स्टार्टअप्स को लेकर इस हफ्ते जारी हुई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में इस साल यानी 2023 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की लिस्ट में सिर्फ 3 कंपनियां शामिल हुई हैं, जबकि पिछले साल अब तक इस लिस्ट में 24 कंपनियां शामिल हुई थी। देश में अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का आंकड़ा घटकर 83 पर रह गया है, जो पिछले साल इसी समय 84 पर था। 2021 से तुलना करें तो इस आंकड़े में भारी कमी हुई है। 2021 में यह आंकड़ा 100 से भी ऊपर था। इस गिरावट से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्लोडाउन के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। हालांकि हुरून इंडिया के चीफ रिसर्चर के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप स्टोरी में काफी बड़ा पोटेंशियल है और अगले 5 साल में देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या 200 का आंकड़ा छू सकती है। हुरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और अगर भारत को आर्थिक तरक्की चाहिए तो स्टार्टअप्स की भूमिका काफी अहम होने वाली है। तीसरी खबर, हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग पर फोकस करने वाले एडटेक स्टार्टअप अपग्रेड की यूएस की कंपनी ऑडेसिटी को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से ऑडेसिटी की मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचने की खबरें हैं, क्योंकि कंपनी अपने 70% के आसपास के रिटेंशन रेट से जूझ रही है। माना जा रहा है कि इस कंपनी की शेयर स्वैप यानी शेयरों की अदला बदली के जरिए सौदा करने की योजना है। फिलहाल ऑडेसिटी का वैल्यूएशन $10 करोड़ से ज्यादा आंका जा रहा है, जो अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा एंटरप्राइज ग्राहकों से कमाती है। इससे पहले ऑडेसिटी ने एक निवेशक से करीब $20 करोड़ के वैल्यूएशन की मांग की थी, पर सौदा पूरा नहीं हो पाया था। अपग्रेड के साथ सौदा 10 से $12 करोड़ की वैल्यू में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार को इसी समय इसी जगह नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।